बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बिल्ली चूहे का खेल इस मुल्क में जारी है और ये खेल अभी चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होते। सब लोग भाग रहे हैं कि इंतखाबात ना हो और एक पॉलिटिकल पार्टी पीछे पड़ी है कि इंतखाबात करवाए जाएं। रीज़न ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि ये जो मकबूलियत उनके पास है ये बड़ी शानदार, वो 2/3 अक्सरियत से वापस आ जाएंगे। और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का पता है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद एक मुबैना तौर पे सर्वे करवाया जिसमें 76% लोग इमरान खान साहब को पसंद कर रहे हैं। अब ज़िंदगी में कभी ऐसी मकबूलियत मियां नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को तो मिली नहीं। हालांकि 2/3 अक्सरियत भी इनको एक दफ़ा दिलवाई गई 97 में, लेकिन ऐसी मकबूलियत इन्हें कभी नहीं मिली जो इस वक्त इमरान खान को और उसके बयानियों को मिली हुई है। तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, पहले मैं आपको वो बताऊं और फिर आपको बताता हूं सबूत के साथ कि कैसे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए झूठ बोलती है। ये जो मामला इमरान खान साहब ने उठाया है, इसके बारे में मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग किया था और ये एक नहायत संजीदा मामला है। कौमी सलामती का इशू है, पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी का इशू है और पाकिस्तान की रियासत की गैरत की बात है। कैसे? इमरान खान साहब ने कहा कि 22 ग्रेड के आर्मी चीफ ने खुद रूस की मजम्मत की। यह मामला मैंने इमरान खान साहब से पूछा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो उस वक्त इमरान खान साहब जब दौरा कर रहे थे रशिया का, उस वक्त रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे। इमरान खान साहब को यह इतला पहले मिल चुकी थी, इसलिए इमरान खान साहब ने रूस जाने से पहले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दोबारा मशवरा किया। तो बाजवा साहब ने कहा आपको तो जाना चाहिए, और इमरान खान साहब ने कहा कि इंफॉर्मेशन है कि रशिया हमला कर देगा। तो उन्होंने कहा आपका बड़े अरसे पहले से तय, आपको जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब चले गए रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे और उस हमले के बावजूद रूसी सदर 3 घंटे तक इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में रहे। रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक नए दौर का आगाज हो रहा था। इमरान खान साहब वापस आए तो दुनिया भर का प्रेशर पाकिस्तान पे आया कि अब आप मजम्मत करें रशिया की कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया। इस पे इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि फौरी तौर पे रद्देमल देते या बजाय इसके कि वो दबाव में आ जाते एस्टेब्लिशमेंट के, इमरान खान साहब ने एक मीटिंग कॉल कर ली। इस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी खारजा थे, साबिक जो रिटायर्ड बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे उनको भी बुलाया गया था, आर्मी चीफ, गालिबन DGI-SI, DGI-SPR, वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला, बड़ी क्रीम पाकिस्तान की, वो सारे वहां पे बैठे और एक लंबी डिस्कशन हुई। कुछ लोगों का यह ख्याल था, खास तौर पे मुबैना तौर पे जनरल बाजवा साहब का, कि पाकिस्तान को मगरबी ममालिक की बात माननी चाहिए। लेकिन जब एक सेक्रेटरी खारजा ने बड़ी शानदार ब्रीफिंग दी और बड़ी मेहनत के साथ वो लेकर आए थे चीजें, तो उन्होंने साबित किया कि इसमें न्यूट्रल रहना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। यानी इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान को यूक्रेन की साइड पर भी खड़े नहीं होना चाहिए और रशिया की साइड पर भी खड़े नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखना चाहिए और यह होनी चाहिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। और यह क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि इंडिया ने भी यह पॉलिसी रखी हुई है। हालांकि इंडिया को अमेरिका पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा फेवर करता है, लेकिन इंडिया रशिया से तेल भी ले रहा है और सस्ता तेल ले रहा है, और इंडिया रशिया की मजम्मत भी नहीं कर रहा अमेरिकन दबाव के बावजूद। तो पाकिस्तान क्यों करे? पाकिस्तान को तो अमेरिका कुछ दे भी नहीं रहा। दूसरी जानिब श्रीलंका ने भी यही पॉलिसी रखी थी, सऊदी अरब ने यह पॉलिसी रखी थी और कुछ और ममालिक थे उन्होंने भी यह पॉलिसी रखी थी कि उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया था रशिया और यूक्रेन के मामले में। तो यह तय पाया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यह पॉलिसी होगी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, और कंसेंसस के साथ रियासत की पॉलिसी बनी, सबने बैठकर मिलकर बनाई कि अब हम रूस की मजम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तौर पे वो मजम्मत कर दी। क्या कोई आर्मी चीफ फॉरेन पॉलिसी बना सकता है? क्या किसी आर्मी चीफ के पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाए? उसके लिए वजारत खारजा मौजूद है, वजीर आजम का ओहदा मौजूद है, वजीर खारजा का ओहदा मौजूद है और इस पे काम करने वाले एक्सपर्ट्स मौजूद है। हां, आर्मी चीफ की इनपुट जरूर हो सकती है क्योंकि उनका एक इंस्टीट्यूशन है, उनके इंस्टीट्यूशन की एक मेमोरी उनके पास है और वो अपने शवायद की रोशनी में अपनी दलील पेश कर सकते हैं
اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن جب کنسنسس ہو جائے گا، چاہے وہ بات مانی جائے، آرمی چیف کی دلیل مانی جائے چاہے نہ مانی جائے، لیکن جب کنسنسس ہوگا تو سارے اس کے لیے پابند ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو کنسنسس ہوا تھا وہ اس کے مطابق چلے، انہوں نے کہا نہیں کریں گے مذمت، اور ہم اپنے آپ کو اس لڑائی میں نیوٹرل رکھیں گے، ہماری یہ پالیسی ہے۔ لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جا کر روس کو مذمت کر دی ایک تقریب میں، اور یہ ایک بڑا سنگین کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ کسی بھی ملک میں یہ ہوتا تو اس کے بڑے خوفناک سنگین نتائج ہوتے، اور اس آرمی چیف کو وہ نتائج بھگتنا پڑتے۔ فرض کریں انڈین آرمی چیف اٹھتا اور انڈین حکومت کی پالیسی کے برعکس وہ روس کی مذمت کر دیتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ فرض کیجئے امریکہ ایک پالیسی بناتا ہے، ان کا آرمی چیف اس سے مخالفت کر کے کوئی اور پالیسی بول دیتا ہے، یا ترکی یہ کہتا ہے کہ ہم نے نیوٹرل رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور ترکی کا آرمی چیف اٹھ کر ایک مذمت کر دیتا ہے ایک ملک کی، دونوں میں سے ایک ملک کی، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں ایسا ہوا ہے۔ یہ عمران خان صاحب اس کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم روس سے سستا تیل لے رہے تھے، اور آرمی چیف یعنی 22 گریڈ کے ایک آفیسر نے روس کی مذمت کر دی۔ عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ملک میں جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا اس وقت تک خوشحالی نہیں آتی، اور چھوٹی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتے، بلکہ بڑے وزراء، وزیر اعظم، صاحب اقتدار اور صاحب حیثیت لوگ چوری کرتے ہیں تو پھر ملک ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی ملک جب تک انصاف قائم نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی، جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہے جمہوریت نہیں آتی۔ قانون کی بالادستی کا مطلب ہی جمہوریت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کون ہے ایسا جو بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا؟ کیا یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں؟ کیا جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہی تھی اور آپ نے کچھ اور فیصلہ کر لیا؟ یا پاکستان کی جو کریم ہے جب وہ بیٹھے تو نیشنل پالیسی جو ایک بنی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی اور آپ کچھ اور کہہ رہے تھے؟ کیا اس کا جواب وہ دیں گے؟ یعنی پاکستان کے اندر تو مقدس گاؤں کی صورتحال یہ ہے کہ ارشد شریف شہید والا جو کیس چل رہا ہے، ذرا اس کی آج کی اپڈیٹ بھی آپ لے لیں۔ ارشد بھائی کا کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور از خود نوٹس کی سماعت ہوئی جس میں جے آئی ٹی کے سربراہ اویس احمد نے دوسری پیش رفت رپورٹ جمع کروا دی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سربراہ جے آئی ٹی کی کافی سرزنش کی گئی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کینیا سے قتل کے متعلق کوئی مواد ملا ہے یا نہیں ملا؟ سربراہ جے آئی ٹی انہوں نے کہا کہ کینیا میں حکام کے ساتھ ہم نے ملاقاتیں کی ہیں۔ بھئی آپ ملاقاتیں کرنے گئے تھے یا ثبوت لینے گئے تھے؟ جج صاحب نے کہا کہ کہانیاں نہ سنائیں، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر سربراہ جے آئی ٹی نے کہا کہ کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی، یعنی کینیا بھی اب پاکستان کو گھاس نہیں ڈال رہا۔ اچھا آپ کا ایٹمی ملک ہے جناب، یہ حالت کر دی پاکستان کی کہ کینیا شواہد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر حکومت دباؤ ڈالے نا، اگر حکومت اپنی آئی پر آئے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ کینیا شواہد دے تو کینیا شواہد دے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو شواہد چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں آنکھوں میں۔ اور جسٹس مظاہر نے کہا کہ شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئے گی، مواد کیا جمع کیا آپ نے وہاں؟ اس پر سربراہ نے انکشاف کیا کہ ارشد شریف قتل کے حوالے سے کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھائے، اور یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت مرتبہ اس طرح کے سوالات ہم نے بھی اٹھائے تھے، اور یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب ملے گا تو ہمیں ارشد شریف شہید کا قاتل ملے گا، اور ڈھونڈیں گے اس قاتل کو انشاءاللہ۔ پتا تو ہے سب کو، لیکن انشاءاللہ وہ قاتل جو ہیں وہ نشان عبرت بنیں گے، اس دنیا میں بھی بنیں گے، اور آگے جا کر بھی انہیں اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ ارشد شریف کا موبائل فون اور دیگر سامان کہاں ہے؟ سربراہ جے آئی ٹی اویس احمد نے جواب دیا کہ ارشد شریف کا موبائل اور آئی پیڈ کینیا کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ ارشد کا باقی سامان موصول ہو چکا ہے، یعنی ابھی تک موبائل فون اور آئی پیڈ نہیں لے پائے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ کینیا نے ارشد شریف قتل کی تحقیقات میں تعاون نہیں کیا۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں
اور तहकीकात के लिए ताउन नहीं कर रहा, तो फिर ताउन कैसे हासिल करते हैं, सवाल का जवाब दिया जाए। यानी फर्ज करें पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान से कोई चीज मनवानी होती है, मुतालबा करवाना होता है, तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहां कहां जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर कीनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन नहीं की जा रही, तो हमारे पास बहुत सारे दरवाजे हैं यूएन समेत जिनको हम खटखटा सकते हैं। रियासत के बाद ये इख्तियार होता है कि वो जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा भी खटखटा सकती है, वो यूएन के अंदर मामला उठा सकती है, आलमी सतह के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन रियासत की कोशिश ही नहीं है। रियासत तो इस कत्ल के ऊपर पर्दा डालना चाहती है ऐसा लगता है, और ये रियासत और रियासती इदारों का इम्तिहान है, टेस्ट है उनका अरशद शरीफ शहीद का कत्ल और उस केस का फैसला होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा से हम उठा रहे हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उठाए। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल के 3 जाविये हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया? क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज करवाए? जज साहब मुझे बुलवा लें, मैं आपको अगली दफा बता देता हूं कि मुकदमात किसने दर्ज करवाए, और मैं आपको अगली दफा बता देता हूं कि मेरे पे मुकदमात किसने करवाए, क्योंकि पीछे एक ही हाथ था जो हम सब पे मुकदमात दर्ज करवा रहा था। वो कौन था हम आपको आकर बता देते हैं। मेरे पे भी हैं, साबिर शाकिर पे भी हैं, समी इब्राहिम पे भी हैं, और अरशद शरीफ पे भी हैं। हम आपको बता देते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमात कौन दर्ज करवा रहा था और कौन जमीन तंग कर रहा था, अभी भी कर रहे हैं। क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज करवाए? क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, अरशद शरीफ शहीद को कुछ वीडियोज और कुछ तस्वीरें दिखाई गई थी मुबैना तौर पे, और इसके बारे में मुझे उनके बहुत करीबी दोस्तों ने बताया, और उनके पास अरशद शरीफ को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उनके बारे में किस किस्म का बंदोबस्त पाकिस्तान में किया जा रहा है, और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए थे। बल्कि एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वो कौन था जिसने यूएई से अरशद शरीफ को निकलवाया और वहां से उनको डिपोर्ट करवाया और उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ा? कौन था जिसने वहां पे भी मजबूर किया? जब तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। बड़े अहम सवालात हैं जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने उठा दिए हैं। बहरहाल इस मामले पे हम पहले भी बात करते रहे, आइंदा भी करते रहेंगे। 90 दिन में इंतखाबात करवाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली पर गौर किया है, और उन्होंने आइन बचाओ तहरीक शुरू करने पर भी गौर कर दिया है। यानी आइन पाकिस्तान में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने। अगर ये आइन को पामाल कर रहे हैं तो फिर आइन बचाने के लिए एक तहरीक चलेगी। अब बहाने इस किस्म के लगा रहे हैं, यानी इमरान खान साहब ने इसमें वकला को भी शामिल करना है, सिविल सोसाइटी को भी शामिल करना है, मीडिया को भी इसके अंदर शामिल करेंगे, और ये एक ऐसा नारा होगा कि आईने पाकिस्तान कह रहा है कि इंतखाबात करवाओ, और ये नहीं करवा रहे, और बहाने लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, बहाने लगवा रहे हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं। पीएसएल करवा सकते हैं आप पाकिस्तान में, इलेक्शन नहीं करवा सकते। 27 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, वहां पे इंतखाब करवाना था तो कहते हैं जी हमारे पास पुलिस नहीं है। अब उससे कई गुना ज्यादा पुलिस 4 शहरों में पीएसएल करवा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की कैपेसिटी भी है, पाकिस्तान कर भी सकता है, इंतखाबात हो भी सकते हैं, लेकिन नीयत नहीं है, हार नजर आ रही है, इसलिए बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं। वही जो बात पुरानी मैं आपको उसी तरह बता रहा हूं कि एक्चुअली ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि इंतखाबात में जाना खुदकुशी है। एक तो ये हिकमत अमली है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाएगी, आइन बचाओ तहरीक चलानी भी चाहिए, तहरीकों से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं, और पॉलिटिकल तहरीकें चलनी चाहिए, जितनी चलनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी अपनी तहरीक चलानी चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज से लोगों को शऊर आता है। दूसरी जानिब एक दरखास्त दायर कर दी गई है तौहीन अदालत की, अदालत के अंदर, यानी अजहर सदीक साहब के तवस्सुत से तौहीन अदालत की दरखास्त गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। इसके जो मुद्दई बनाया गया है वो शहरी मुनीर अहमद हैं, वो इसके मुद्दई बने हैं। उन्होंने अपने वकील अजहर सदीक एडवोकेट के जरिए से दरखास्त दायर की है। दरखास्त में निशानदेही की गई है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद फौरी तौर पे इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान करने का हुक्म दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। अब एतवार के बाद, आज मंडे है,
एतवार के बाद अब सिर्फ 60 दिन बाकी रह गए हैं, यानी अब तकरीबन पीछे 2 महीने, 1 महीना गुजर गया, तारीख अभी तक दी नहीं इन्होंने, 2 महीने बाकी रह गए हैं। इसलिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान, उसमें मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। देखें 6 हफ्ते का पूरा प्रोसीजर होता है, अभी ऐलान करेंगे तो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होंगे ना, तो अदालत को इसके ऊपर, तौहीन अदालत के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं, आर्टिकल 6 उन पर लग सकता है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान में बाहरे कानून, और लगातार वो इस बारे में बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात इसके ऊपर मौजूद हैं। फैसल चौधरी एडवोकेट ने भी ये बात की है, दीगर बहुत सारे जो आइनी माहिरीन हैं, एतजाद हसन साहब भी इससे मिलती जुलती बात करते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वो भी ये बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वो भी ये बात कर रहे थे। तो इस तरह पाकिस्तान भर में गालिबन मैंने शायद बहुत सारे वकला को सुना है, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा मिक्स हो गए हैं नाम, लेकिन बहुत सारे वकला का ये कहना है कि ये आइन से खिलाफ वर्जी होगी, आइन से, अगर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं करवाए जाते, और अदालती हुक्म के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता तो ये तौहीन अदालत तो होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।